आप देख रहे हैं सबसे पहला टॉपिक जो वन शॉट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कोरिलेस फोर्स। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुत ही वैलिड सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। और वो है कि कोरिलेस फोर्स क्या होता है। कंपलसरी के तौर पर आप इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानिए। दूसरा आपसे जो 14 नंबर क्वेश्चन के हिस्से में पूछा जाता है वो ये है कि जो कोरिलेस फोर्स होता है उसमें कोरिलेस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालो या कोरिलेस फोर्स का फॉर्मूलेशन निकालो। एक डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आप देखोगे पिछले 2-3 सेमेस्टर हुए हैं इस नए सिलेबस के हिसाब से, उसमें ये 3 बार मतलब आप समझ लो कि 80% ये आया है। और इस बात की उम्मीद है कि 80% फिर से इस बात की उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट किस्म का डेरिवेशन है और समान रूप से स्टूडेंट इसको समझने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस जुड़ी हुई प्रॉब्लम। आप ये समझ लीजिए, जैसे आपको यहाँ पे येलो कलर की लाइन दिख रही है, ये समझ लीजिए कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें एक्स, वाई, ज़ेड ये 3 एक्सिस हैं। आप देख रहे हो ना, ये ज़ेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है? इसको हम एस फ्रेम कहते हैं या स्पेस फ्रेम कहते हैं, ये नाम है इनके, इसको ऐसे नाम की तरह से याद रखिए। उसके बाद आप समझिए इसी एस फ्रेम में कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी से ओरिजिन ओ को मिलाती हुई एक लाइन है जो कि वेक्टर आर से रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, सो आपके पास क्या है, आपके पास एक एक्स वाई जेड प्लेन है, एक एक्स वाई जेड सिस्टम है, उसमें आपने किसी पॉइंट पी को वेक्टर आर से डिनोट कर रखा है। अब आप ऐसा सोचें कि ये पॉइंट पी अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन हमने इस एक्स को एक नए दिशा में रोटेट कर दिया, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया, टर्न कर दिया कहना शुरू हो। और जब टर्न कर रहे थे तो हमने एंगुलर वेलोसिटी कितनी रखी, ओमेगा। तो एक तरह समझ लीजिए कि आपने इस एक्स को अब नए थीटा एंगल से ट्विस्ट मोड़ दिया, घुमा दिया। घुमाया ऐसा कि पॉइंट पी अपनी जगह पे ही रहा। ओके, तो अब ये जो घूम रहा है फ्रेम, इस फ्रेम को हम नाम देते हैं एस डैश फ्रेम, यानी कि बॉडी फ्रेम। तो एस फ्रेम क्या है, वो जो रुका हुआ है। एस डैश फ्रेम क्या है, जो कि घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो आपने वही लिखा है कि एक स्पेस फ्रेम है एस और एस डैश एक बॉडी फ्रेम है। एस डैश इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, बॉडी फ्रेम ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज सेम इन बोथ फ्रेम, जो आर है वो नहीं बदला है, वो पॉइंट पी वैसे का वैसा है, केवल फ्रेम चेंज कर रहा है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर में बी रिटन एज। तो ये हम घूमती हुई पृथ्वी के लिए भी को सोच सकते हैं। जैसे हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं और घूम रहे हैं, सूर्य चंद्रमा से कोई देखेगा तो वो हमें ये देखेगा कि पृथ्वी पे हम घूमते घूमते एक बार उसके सामने से गुजर गए। तो वैसा कुछ यहाँ पर बनाने की सिचुएशन है। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है। इक्वेशन नंबर 1 का हालाँकि एक अपने यहाँ पे पूरा डेरिवेशन होता है और आपको एज़ अ इंजीनियर आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आने वाले समय में जो स्पेस शटल ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन फ़िलहाल आप इस इक्वेशन नंबर 1 को एक फ़ॉर्मूले के तौर से याद रखिए। एक ऐसा फ़ॉर्मूला जिसको आपको याद रखना है कोरिलेस फ़ोर्स का ये आंसर करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम d/dt कर रहे हैं इस r का। देखो r चूँकि s फ्रेम और s डैश फ्रेम में सेम है, तो d/dt कर रहे हैं स्पेस फ्रेम में। फिर हमने dr/dt रखा बॉडी फ्रेम में, और स्पेस फ्रेम और बॉडी फ्रेम में ओमेगा क्रॉस r का एक रोल आ जाएगा। कहाँ से आया? अगेन ये मैथमेटिकल डेरिवेशन से आता है, लेकिन चूँकि हम लोग वन शॉट में हैं, तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को सही मान के कि गणित में एक फ़ॉर्मूला है और इसको आयलर ने प्रूव किया था, ये है। आपको मालूम है dr/dt वेलोसिटी होता है, तो आप d/dt स्पेस r हट गया, d/dt बॉडी, देखो यहाँ से भी r हट गया और r को यहाँ से हटा दिया ओमेगा क्रॉस। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। एक रूल मान लो, एक रूल है कि जब भी आप d/dt स्पेस लोगे किसी वेक्टर क्वांटिटी का, तो d/dt बॉडी भी लिखोगे और ओमेगा क्रॉस में उस टर्म को लिख दोगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 पर। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 पे अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 पे अप्लाई करने का मतलब है कि ये जो खाली जगह है यहाँ पर जो d/dt दिख रहा है और ये जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ आप v स्पेस लिख दीजिए। तो आपने यहाँ v स्पेस लिख दिया, आपने यहाँ v स्पेस लिख दिया, आपने यहाँ v स्पेस रख दिया। और मालूम रखना चाहिए v स्पेस की वैल्यू v बॉडी प्लस ओमेगा क्रॉस r होती है। आप वहाँ पे रखिए। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास पहला टर्म हो जाएगा dy/dt बॉडी, ओमेगा क्रॉस v बॉडी, d/dt ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा टाइम ओमेगा क्रॉस ओमेगा r। अब आप कहोगे सर, अगर याद कर सकते हो वन शॉट के लिए तो आपको ये टर्म आप यहाँ पर याद कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप आरजीएस क्लासेस ऐप पे जाओ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर एक बीईयू का एक कोर्स है। बीईयू का एक कोर्स है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है, बहुत ही कम प्राइस पर है। कम प्राइस किसके मतलब एग्ज़ाम के अर्जेंसी के हिसाब से कम प्राइस पर है। वहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिलेंगे, कई पीडीएफ हैं वहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उन पीडीएफ में से एक पीडीएफ आपको मिलेगा यूनिट नंबर 1 का, जिसमें कि आपको ये डिटेल में डेरिवेशन दिया जाए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से आप शुरुआत करेंगे।
अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फॉर बॉडी, ओमेगा वी क्रॉस बॉडी, ओमेगा। अब देखो डी बाई डी टी अगर हम ओमेगा अप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा को हमने कांस्टेंट कहा है। तो डी बाई डी टी ओमेगा छोड़ करके आर पे अप्लाई होगा बॉडी पर, और ये आपका टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है ओमेगा क्रॉस वी बॉडी, ये है ओमेगा क्रॉस, यहाँ क्रॉस होगा ओमेगा क्रॉस वी बॉडी, ये क्रॉस टर्म है, क्रॉस टर्म है, ये क्रॉस टर्म है यहाँ पर। तो ओमेगा क्रॉस वी बॉडी हो गया, वी बॉडी हो गया। तो इस तरह से ये दो टर्म है एक जैसे आ गए, ओमेगा क्रॉस वी बॉडी, ओमेगा क्रॉस वी बॉडी के दो टर्म आ गए, एक ओमेगा क्रॉस आर आ गया। तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास टू ओमेगा क्रॉस वी बॉडी आ गया और एक ओमेगा क्रॉस। अब यहाँ पर आप देखोगे एक्सेलरेशन इन स्पेस फ्रेम, एक्सेलरेशन इन बॉडी फ्रेम, प्लस टू टाइम ओमेगा क्रॉस वी बॉडी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये तीन टर्म राइट साइड में है। इनकी अगर हम फिजिक्स देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है, पहला टर्म है एक्सेलरेशन इन स्पेस फ्रेम, तो हम रियल एक्सेलरेशन कहते हैं स्पेस फ्रेम में। फिर है एक्सेलरेशन इन बॉडी फ्रेम। फिर ये जो दूसरा टर्म है राइट साइड का, इसे कहा जाता है कोरिलिस एक्सेलरेशन टर्म। कोरिलिस एक फिजिसिस्ट थे। और ओमेगा क्रॉस आर का जो टर्म है, इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टर्म। तो इस तरह से आपके एक्सेलरेशन में स्पेस, बॉडी, कोरिलिस और सेंट्रीपिटल के एक्सेलरेशन के टर्म आ गए। अब अगर हम एक्सेलरेशन को रोटेटिंग फ्रेम में निकालना चाहते हैं, तो हमें रोटेटिंग फ्रेम मतलब जो रोटेट कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है, तो हमें बॉडी फ्रेम का एक्सेलरेशन चाहिए। तो आपने बाकी सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर दिया, तो आपका यही इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट होगा। सिर्फ ये लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद चूंकि एक्सेलरेशन है, आपको मालूम है एक्सेलरेशन को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो एम इंटू ए फोर्स बन जाता है, न्यूटन का लॉ है। तो आपने यहाँ मास से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने यहाँ मास से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मास से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई। तो चूंकि ये इक्वेशन है, ये भी एक्सेलरेशन का यूनिट होगा, इसका भी एक्सेलरेशन का यूनिट है, क्योंकि यूनिट डायमेंशन की एनालिसिस क्या कहती है कि सेम यूनिट के ही टर्म को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये सारे टर्म एक्सेलरेशन के यूनिट के हैं। तो आपने जहाँ जहाँ मास से मल्टीप्लाई किया है, तो सारे एक्सेलरेशन के टर्म मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब आप देखें, आपके पास ये टर्म है एम ए स्पेस, जो कि रियल फोर्स टर्म कहलाएगा। उसके बाद जो दूसरा टर्म है टू एम ओमेगा क्रॉस वी बॉडी, इसे हम कोरिलिस फोर्स कहेंगे। जो तीसरा टर्म है एम ओमेगा क्रॉस आर, इसे कहा जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपके तीन फोर्स हैं, रियल फोर्स, कोरिलिस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर आपके पास एक सवाल होता है जो बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा गया है कि इस कोरिलिस फोर्स की जो हमने जानकारी हासिल की, इसका उपयोग क्या हो सकता है। तो एक जो उपयोग है मेट्रोलॉजी वगैरह में, वो ये है कि जो टॉर्नेडो बनते हैं, आपने चक्रवाती तूफान वगैरह देखे होंगे, तो चक्रवाती तूफान जो होते हैं, वो तूफान इतने भयानक कैसे हवा घूमने लगती है, एक सर्कुलर कैसे होती, मोशन कैसे करती है, वो कौन सा बल है जो हवा को घुमा रहा होता है। तो कोर्डलेस फोर्स ही असल में वो फोर्स है जो कि इन एयर मास को, यानी जो बड़े बड़े बादल होते हैं, जो कि एयर विंड वगैरह होते हैं, इनको रोटेट कराता है, जिससे कि चक्रवाती तूफान बनते हैं। इसको समझने के लिए एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप देखो, आप यहाँ पे देखो, जो कोर्डलेस फोर्स है, इसमें क्या होता है, टू होता है, एम होता है, ओमेगा होता है, और वी बॉडी का वेलोसिटी होती है, यानी ओमेगा क्रॉस वी बॉडी होती है। आपको मालूम है कि अगर कहीं ए क्रॉस बी लिखा है, तो इसका मतलब होता है ए बी साइन थीटा, यानी दोनों वेक्टरों के बीच के थीटा। तो ऐसे ही अगर हम कहें ओमेगा और वी के बीच में कोई एंगल फाई है, तो आपका वही फार्मूला, कोर्डलेस फोर्स का जो फार्मूला होगा, वो हो जाएगा टू एम ओमेगा वी साइन फाई। यहाँ फाई जो है इसका नाम है, इट इज़ द लैटिट्यूड एंगल, जो कि इक्वेटर से नापा जाता है। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बस ये आप समझिए कि एंगल होता है जो एम मतलब ओमेगा, यानी कि जो अर्थ के रोटेशन की वेलोसिटी है, और जो बॉडी उस पर मूव कर रही है, मान लो हवा एक बॉडी है, वो हवा मास मूव कर रहा है, तो उसकी दिशा के बीच का एंगल है, इक्वेटर के साथ नापा जाता है। इक्वेटर पर इस फाई की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर इस फाई की वैल्यू जीरो है, तो साइन फाई भी जीरो हो जाएगा, तो कोर्डलेस फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर किसी तरह का कोर्डलेस फोर्स काम नहीं करता है। पोल पे जाओगे तो ये जो लैटिट्यूड एंगल है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। तो 90 डिग्री में साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कोर्डलेस फोर्स की वैल्यू 2 एम ओमेगा वी हो जाएगी, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू है, जो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो हम कोर्डलेस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पाते हैं। तो कोर्डलेस फोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पोल पर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपलसरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोर्डलेस फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पोल पर। सबसे कम कहाँ होता है, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर कितना होता है, जीरो होता है। पोल पे कितना होता है, 2 एम वी ओमेगा। अच्छा, ये जो ओमेगा क्रॉस वी टर्म है, यहाँ से एक एंगल निकल के आता है फाई। इसी इसी की वजह से हम एक एक तरह से फोर्स में एक डायरेक्शन देते हैं। फाई मतलब क्या, एंगल, एंगल मतलब क्या, डायरेक्शन। हमें मालूम है कि पृथ्वी हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। जैसे सूर्य उदय होता है पूरब से, अस्त होता है पश्चिम में। उसका कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी की घूमने की दिशा है पश्चिम से पूर्व की तरफ।
तो अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं, आप पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी के गोले का आपने ग्लोब देखा होगा, इस पृथ्वी के गोले का ऊपरी हिस्सा यानी उत्तरी हिस्सा है। तो अगर ये येलो लाइन मतलब है, येलो लाइन का मतलब है आप किसी दिशा में जा रहे हो। तो अगर आप उत्तरी गोलार्ध में मान लो अफ्रीका से ध्रुवों की तरफ जा रहे हो, तो अगर हवा है इस तरफ जा रही है, तो जो कोर्लिस फ़ोर्स है इसमें जो ओमेगा क्रॉस वी का टर्म है, ये क्या करेगा आपको राइट साइड में घुमाएगा। याद रखना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब भी कोई बॉडी जाती है, तो वो अपने जाने की दिशा के दाएँ हाथ की तरफ घूम जाती है। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्रॉस वी का टर्म जो होता है, ये उसको ऐसा करने के लिए मोटिवेट करता है। ऐसे ही अगर आप नॉर्थ स्फीयर में हैं, ध्रुव से नीचे की तरफ आ रहे हो, तो इस समय राइट आपका ये डायरेक्शन होगा। यानी कि जो भी एयर मास है, वो इस तरह से मूव कर जाएगा। तो ये हमारे आपके लिए नहीं होता है, हम लोग बहुत कम मास के ऑब्जेक्ट हैं। कुछ 150-200 किलो हो जाना भी कोई बहुत कार का भी 1000 किलो हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। हम बात कर रहे हैं एयर मास। एयर मास मतलब जिसका एम बहुत ज़्यादा है। तो जब एम बहुत ज़्यादा होता है, तो कोलिस फ़ोर्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा। तो एयर मास है, बड़े-बड़े बादल जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है और वो मानसून जैसे मान लीजिए जा रहे हैं। तो वो बादल जो होते हैं, अगर वो उत्तरी गोलार्ध में हैं, भूमध्य रेखा से बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ध्रुवों की तरफ, तो वो अपने दाएँ तरफ मूव कर जाएँगे। और अगर नीचे उतर रहे हैं तो भी वो नीचे उतरते समय अपनी दाएँ तरफ मूव कर जाएँगे। तो याद रखना नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये कोर्लिस फ़ोर्स जो होता है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है। वी वेलोसिटी से चलते हुए बादलों को अपने राइट साइड में मतलब मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन तो मेरा राइट साइड नहीं, आप समझ लीजिए उस ऑब्जेक्ट का राइट साइड। साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है? साउथ हेमिस्फीयर में यही ओमेगा क्रॉस जो वी का टर्म होता है, ये क्या करता है लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो अपने लेफ्ट में रोटेट कर जाता है। ऐसे जा रहा है, अपने लेफ्ट में रोटेट कर जाएगा, वापस आ रहा है, लेफ्ट में रोटेट कर जाएगा। तो इस तरह से ये जो इफ़ेक्ट होता है जहाँ की एयर मास को इस तरह से दाएँ-बाएँ रोटेट कर दिया जाता है, इन्हीं की वजह से ट्रेड ट्रेड विंड चलती है। अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी का थोड़ा-सा आइडिया हो, तो पहले ज़माने में समुद्री यात्राएँ होती थी। समुद्री यात्राओं में क्या होता था कि पाल होते थे, तो पानी के जहाज उन हवा के बहाव से चलते थे। तो कुछ ऐसी हवाएँ होती थी जो इसी कॉर्लिस फ़ोर्स की वजह से जनरेट होती थी, जो कि से अरब से भारत की तरफ आती थी। तो मानसून की खोज ऐसे ही हुई थी। मानसून में क्या होता था कि हवाएँ अरब सागर से मुंबई की तरफ, गोवा की तरफ, कालीकट की तरफ आती थी। तो अरब देश के लोग भी उसी दिशा में अपने जहाज़ों को लेकर के आते थे और फिर जाड़े में जब वापस लौटता था मानसून तो उस हिसाब से जाते। तो पछुआ पवनें हो जाएँ, ईस्ट-ईस्ट हो गई, वेस्टर्न वाली जो हवाएँ होती हैं, विंड होती हैं, ये सब कुछ इसी कोर्लिस फ़ोर्स की वजह से ही आपको दिखाई पड़ती है। तो क्लाइमेटोलॉजी में कोर्लिस फ़ोर्स का बहुत बड़ा रोल है। एक और आप बात कर सकते हो साइक्लोन फॉर्मेशन। साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन असल में जो आप देखते हो समाचार में कि चक्रवाती तूफान है, तो इस तरह से आपको सर्कुलर को दिखाया जाता है। तमाम तरह के न्यूज़ में इस तरह के फ़ोटो छपती हैं। तो ये साइक्लोन क्या होते हैं? असल में क्या होता है कि कुछ कुछ ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस के थ्रू कुछ प्रेशर बेल्ट क्रिएट होते हैं। कुछ जगहों पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर रीजन मतलब जहाँ हवा का दबाव कम है। तो ऐसे में क्या होता है अगल-बगल की जो हाई प्रेशर की हवा है, वो हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर की तरफ तेज़ी से बढ़ती है। और जब तेज़ी से बढ़ती है तो अगर वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो अपने राइट घूमना शुरू हो जाएगी, अगर साउथ हेमिस्फीयर में है तो अपने लेफ्ट में घूमना शुरू हो जाएगी। तो जो ये हवाएँ आती हैं वो इस लो रीजन में आते समय घूम जाती हैं इस तरह से। तो ये आएँगी घूम जाएँगी, ये आई घूम जाएगी, ये आई घूम जाएगी। तो ये हवाएँ जब घूम जाती हैं इस तरह से तो आपको इस तरह से हवाओं का एक स्पाइरल दिखाई पड़ता है जिसको कि हम क्या नाम देते हैं साइक्लोन। अब अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो अलग तरह से एंटी क्लॉकवाइज़ होगा और अगर हेमिस्फीयर में है क्लॉकवाइज़ इस तरह से इनका आधार बनता है। तो जो साइक्लोन होते हैं वो भी असल में लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ पहली बात तो हवाओं का फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से और फिर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो हवाएं सीधी नहीं चलती हैं बल्कि वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है जिसकी वजह से चक्रवाती तूफान बनते हैं। तो इस तरह से कोलिस फोर्स के दो चीज़ें हो गई, एक तो जो वो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में पवनों को मोड़ देता है, हवाओं को मोड़ देता है, इससे कि ट्रेड विंड, पछुआ पवनें, मानसून की हवाएं ये सब बनती हैं। और दूसरा साइक्लोन फॉर्मेशन भी हम कोर्लिस फोर्स से समझा सकते हैं क्यों साइक्लोन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वेव मोशन से है जहाँ की डैम्ड ऑसिलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले आपको एसएचएम जो आपके क्लास 12 का है हिस्सा वो आपको आना चाहिए। आपको नहीं अगर याद है तो आप क्लास 12 का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर है उसको जाकर के एक बार पढ़ लीजिए, उसमें से बेसिक डेफिनेशंस निकाल लीजिए, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि इन डैम्ड ऑसिलेशंस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर डिक्रीजेस विथ टाइम ग्रेजुअली। डैम्प का मतलब क्या होता है? समय के साथ धीरे धीरे गिरते रहना, कम होते जाना।
जैसे अगर आप ज़मीन बॉल पटक दें, आपने ज़मीन बॉल पटकी, तो बॉल एक बार टप्पा खाएगी, दूसरा टप्पा खाएगी, तीसरा टप्पा खाएगा और धीरे-धीरे उसकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी और एक समय बॉल जाकर के रुक जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, हर बार जब टप्पे के साथ इसकी वैल्यू, इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होती जा रही है, इसी को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन एक तरह से मान सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करो, ठीक है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखें ध्यान से। आपको पहली बात तो F बराबर ma ही लिखना है, यही है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हुक्स लॉ की बात करें तो F बराबर माइनस kx, यही है हमारा एक तरह से स्प्रिंग के लिए न्यूटन इक्वेशन। तो आपने लेफ्ट में रखा फोर्स, राइट में पहले स्प्रिंग लगी है तो माइनस kx हो गया हुक्स लॉ। लेकिन चूंकि अभी आपके पास एक ऐसा फैक्टर और भी है जो कि आपके स्प्रिंग को या आपके बॉल को लगातार उसकी एनर्जी को सोख रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसको समझाने के लिए हम एक और टर्म जोड़ेंगे, बी डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी आपको वेलोसिटी दिख रहा है, बी मतलब एक ऐसा फैक्टर जो ये बता रहा है कितनी तेजी से बॉल से एनर्जी बाहर जा रही है। खुद ही सोचो, अगर आपके पास आटा है, गूंदा हुआ आटा, अगर आप उसको पटकोगे तो वो जहाँ फर्श पे गिरेगा वहीं चिपक जाएगा, क्योंकि वो इलास्टिक नहीं होता, तो अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। लेकिन अगर आपने हार्ड बॉल ली, मैजिक बॉल ली है, तो वो कई बार जंप करते हैं, बिकॉज उनके लिए बी की वैल्यू कम होती है। तो बी क्या है, बी डैम्पिंग कांस्टेंट, जो ये बताएगा कि डैम्पिंग मतलब कितनी तेजी से एनर्जी का लॉस हो रहा है। और डी एक्स बाई डी टी तो वेलोसिटी टर्म है। तो आपके पास डैम्प्ड मोशन में क्या होता है, पहला टर्म तो फोर्स का है, राइट साइड में पहला टर्म है वो ऑसिलेशन कराने वाले स्प्रिंग कांस्टेंट का, रबड़ की नेचर का, और दूसरा टर्म है कि जो डिसिपेशन हो रहा है, जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, जो एनर्जी खत्म हो रही है सिस्टम से, उसको कितनी तेजी से खत्म हो रही है उसको बताने वाला। अब आप क्या करेंगे, आप इनको भी लेफ्ट में ले जाओगे और इस टर्म को भी लेफ्ट में ले जाओगे, तो आपके पास इस तरह का इक्वेशन हो जाएगा, एम डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, यही टर्म है। उसके बाद बी डी एक्स बाई डी टी आ गया, दूसरा टर्म है, फिर के एक्स आ गया प्लस में तीसरा टर्म है, और राइट साइड में जीरो हो गया। अगर हम m को डिवाइड कर दें तो यहाँ b बाई एम हो जाएगा, यहाँ k बाई एम हो जाएगा, और मान लें b बाई एम को हम मान लें 2r, मतलब डैम्पिंग फैक्टर है, और k बाई एम को मान लें ओमेगा स्क्वायर है, जो कि नेचुरल ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है। ओमेगा स्क्वायर नेचुरल ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी होती है। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन इस तरह के एक सिंपल तरीके से बन जाएगी। ये सेकेंड ऑर्डर, चूंकि यहाँ पे देखो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है ना, इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस, राइट साइड जीरो है, तो इस सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसका हम एक सोल्यूशन मान सकते हैं। तो हमने मान लिया उसका सोल्यूशन x टाइम सम कांस्टेंट c e की पावर अल्फा टी। ऐसा ही क्यों माना, क्योंकि हमें मालूम है बॉल है, ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है समय के साथ साथ, लेकिन वो कर तो ऑसिलेट ही रही है। तो उसके एम्पलीट्यूड कितनी तेजी से कम हो रहा था, हमने एक नया एम्पलीट्यूड टर्म मान लिया c। समय के साथ उसकी एनर्जी कैसे खत्म हो रही है, उसके लिए हमने एक टर्म मान लिया e की पावर अल्फा टी। ये हमने एक अंदाजा लगाया कि क्वेश्चन नंबर 1 का एक संभावित सोल्यूशन जो हो सकता है वो इक्वेशन नंबर 2 में आपको दिखा गया है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में जो x की वैल्यू है उसको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो आपने डी टू बाई डी टी स्क्वायर है, सी की पावर अल्फा टी यहाँ रख दिया, 2r डी बाई डी टी है, फिर आपने सी की पावर अल्फा टी यहाँ रख दिया, ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो सी अल्फा टी यहाँ रख दिया। अब आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करो, ई की पावर अल्फा को डिफरेंशिएट करोगे तो जाएगा अल्फा ई की पावर अल्फा टी, दो बार करोगे तो अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। यहाँ डी बाई डी टी करोगे तो सी ई की पावर अल्फा आ जाएगा, दूसरा टर्म आ गया। यहाँ करोगे तो एज इट इज रहेगा, ई की पावर अल्फा टी, ये अल्फा टी सब कांस्टेंट हो जाएगा। सी 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 ये भी कांस्टेंट हो गया। तो जो आपके पास सी और ई की पावर अल्फा टी कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, अल्फा स्क्वायर 2r अल्फा, देखो यहाँ अल्फा बचा है, r बचा है, 2 बचा है, और प्लस सी थी यहाँ से हट गया तो मेगा स्क्वायर। आपको मालूम है सी, अब देखो यहाँ दो टर्म है, एक टर्म ये ब्रैकेट के अंदर जो मैंने दिखाया और एक ये गोले के अंदर है। इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट जीरो है। आपको मालूम है अगर ए और बी दो टर्म इनका प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो ए जीरो है अपने आप में, या तो बी जीरो है, या दोनों में से कोई एक जीरो है, यही संभावनाएं होती हैं। तो क्या सी ई की पावर अल्फा टी जीरो हो सकता है? मैं कहूँगा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो आपने सोल्यूशन ही माना है सी ई की पावर अल्फा टी। अब इसको जीरो होने का मतलब सोल्यूशन ही जीरो है, तो है नहीं, सोल्यूशन तो है। तो अब आपके पास सिर्फ ये टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर अल्फा स्क्वायर 2r अल्फा मेगा स्क्वायर जीरो बचा। ये टर्म अगर आप देखो तो इसकी तुलना आप कर सकते हो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, 2r है, सी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा। ये हमारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के हिसाब से आपकी वैल्यू हो गई। और अगर इसका रूट निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अब आप b की वैल्यू कितना रखोगे, 2r, b की वैल्यू 2r रखी, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर, फिर 4ac 4a, a कितना है 1, c कितना है ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा। यहाँ से आप देखोगे ये 2, यहाँ से 4 कॉमन लोगे बाहर, 2 ये 2 इससे कैंसिल हो जाए, तो आपके पास बचेगा माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस दो साइन है, एक साइन को आप रखो, तो अगर आपने प्लस साइन रखा तो एक रूट बन गया अल्फा 1,
और अगर आपने अल्फ़ा 2 रखा, अगर आपने माइनस साइन रखा तो एक और रूट बन गया r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा। इस तरह हमने देखा कि हमारे पास इक्वेशन में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 2 वैल्यू आएँगी, ये हमको पता चला। ठीक है, अगर ये 2 वैल्यू आएँगी तो अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी x बराबर c की पावर अल्फ़ा t, उसमें सुधार करेंगे। हम c की 2 वैल्यू रख देंगे c1 c2 और अल्फ़ा की 2 वैल्यू रख देंगे अल्फ़ा 1 और हम c1 के साथ अल्फ़ा 1 और c2 के साथ अल्फ़ा 2 को यूज़ करेंगे। वही काम किया, हमने x में थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, जैसा कि हमको बताया गया था अल्फ़ा की 2 वैल्यू अल्फ़ा 1 के लिए, अल्फ़ा 2 के लिए, c1 e की पावर अल्फ़ा 1 2, c2 e की पावर अल्फ़ा 2 2। ये हमारे पास फ़ॉर्मूला। अब अल्फ़ा 1 की वैल्यू था माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, अल्फ़ा 2 की वैल्यू थी माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, टी कर दिया। और अब आप देखो, इसको थोड़ा सा आप ब्रेक करोगे तो ई की पावर माइनस आर टी इधर हो गया, ई की पावर माइनस आर टी अलग हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सी वन ई की पावर माइनस आर टी, ब्रैकेट में ई की पावर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपने क्या किया, ई की पावर माइनस आर प्लस अंडर स्क्वायर स्क्वायर टी ऐसे था, आप इसको ब्रेक कर दिया, ई की पावर आर टी और ई की पावर माइनस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दो टर्म आ गए। इसको कॉमन ले लिया, तो आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा ई की पावर, अगर हमने प्लस लिया है ना, प्लस लिया है यहाँ पर प्लस हो जाए, प्लस हो जाए। ऐसे ही यहाँ ई की पावर माइनस आर टी बाहर कर दोगे और ई की पावर माइनस आर टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपने रख, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में आपको फाइनल इक्वेशन जो बनानी थी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके, वो ये थी इक्वेशन एक्स की इक्वेशन। एक बात, खास बात यहाँ देखो, यहाँ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर अगर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है या बड़ा है, मतलब लगभग बराबर है, तो आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर लगभग लगभग जीरो या कह लो बहुत ही स्मॉल आए। वहीं दूसरी तरफ आप ऐसा कर सकते हो कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से बहुत बड़ा, तो आपका मतलब है कि ई की पावर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को ई की पावर आर कहते हैं, क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। वो दूसरा क्या हो सकता है, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर में आप मान सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर बहुत बड़ा है आर स्क्वायर, मानोगे तो ये पूरा टर्म इमेजनरी हो जाएगा। तीन सिचुएशन यहाँ पर बनती, तो इन तीन बनने वाली सिचुएशन को हम तीन केस के रूप में देखते हैं। अगर हमारा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर है, याद करो आर क्या था, आर मतलब टू आर बराबर बी बाई एम, बी क्या था, डैम्पिंग, यानी जो जो जमीन हर बार बॉल से एनर्जी खींच रही है उससे जुड़ा हुआ टर्म। तो आपने पहला केस क्या है, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर लगभग जीरो है, तो ऐसे केस में इसको हम कहेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। दूसरा है, अगर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसे हम नाम देंगे ओवर डैम्पिंग, क्योंकि आर मतलब क्या है, रोकने वाले कारण, डैम्पिंग वाले कारण, ओमेगा क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के खुद में वो व्यवहार की वो रोटेट करता है, वो हिलता रहे। ठीक है, उस तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर खुद में खुश रहने की ताकत है, मतलब उसका ओमेगा है, और हमने बाहर से आर बढ़ा दी, तब दुख देने के कारण क्या होगा, उसे खुशी तो उसे खुशी नहीं दिखाई पड़ेगी, तो इसे कहेंगे ओवर डैम्प्ड, मतलब बहुत दुखी। ओवर डैम्प मतलब क्या है, मुसीबतें खुद के उल्लास से ज़्यादा हैं, यहाँ मुसीबतों का मतलब है एडियाबैट, ये जो कांस्टेंट है आर स्क्वायर, और खुद का उल्लास मतलब है नेचुरल। तो अगर उल्लास और फ्रिक्वेंसी, अगर आपका आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लगभग बराबर है, सुख दुख बराबर है, तो इससे क्रिटिकल कंडीशन, कोई बड़ा हो गया तो हम बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। अगर आपके आर स्क्वायर कंस्ट्रेंट्स जो हैं या रिस्ट्रिक्शन जो है या डैम्पिंग जो है वो नेचुरल ओमेगा से ज़्यादा है, तो डैम्प ही करेगा, यानी ओवर डैम्प कंडीशन है। एक सिचुएशन है कि आर स्क्वायर कम है ओमेगा से, मतलब वस्तु की, ऑब्जेक्ट की जो रोटेट करने की, ऑसिलेट करने की प्रवृत्ति वो थोड़ा बड़ी है एज कम्पेयर टू डैम्पिंग प्रवृत्ति, ऐसा मतलब खुशी ज़्यादा है दुख से। तो जब खुशी ज़्यादा है दुख से, तो ओवरऑल इंसान खुश दिखेगा, बहुत नहीं, क्योंकि दुख ने उसको मैनेज कर रखा है। तो ऐसे ही आर स्क्वायर को आप दुख मानो, संघर्ष मानो, आर स्क्वायर अगर लेस देन ओमेगा स्क्वायर है, इसे कहेंगे अंडर डैम्प या लाइट डैम्प। तीन कंडीशन है, आपसे एग्जाम में ये तीनों कंडीशन के बारे में सीधे पूछ सकते हैं, तो आपको ये तीनों कंडीशन एज अ कंडीशन याद होनी चाहिए, और उस कंडीशन को याद होने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको शॉर्ट में कुछ ना कुछ बुद्धि चलाने में, लॉन्ग में आपको एक आंसर आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं, तो अगर आपने वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड को प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पर अगर आपने टाइम को प्लॉट किया है, तो जो येलो कलर की लाइन है ये पहला केस दिखा रही है, स्क्वायर बहुत ज़्यादा ओमेगा। जो ये व्हाइट लाइन छोटी सी दिखा रही है ये क्रिटिकल कंडीशन को दिखा रही है, और ये आर स्क्वायर आपका लेस देन ओमेगा स्क्वायर है, ये आपको ये ऑसिलेटरी कर्व दिखा रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं धीरे धीरे डैम्प्ड ऑसिलेशंस कम होते जा रहे हैं, जैसे से हम अंडर डैम्प कंडीशन। यहाँ से आपके पास अंडर डैम्पिंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगेन मैं कह रहा हूँ, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इसको
आरजीएस क्लासेस ऐप पे जाकर के बहुत ही नॉमिनल प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं। हैंड रिटन मेरे अलग नोट हैं। इसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारे पास है फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन, इन दोनों में से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, पलट-पलट के एक दूसरे टाइम में ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं फोर्स्ड ऑस आप ज़रा समझें डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन में अंतर क्या होता है? देखिए, जैसे आपके पास कोई डैम्प्ड ऑसिलेटर है, ठीक है? ये बॉक्स आपको दिख रहा है। अगर आप उसमें बाहर से एक ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करना शुरू, मतलब ये एक ऑसिलेटर ऐसा है जिसकी एनर्जी लगातार कम होती जाए तो इसकी मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जाए। बॉल है, बॉल एक टप्पा खाई 2-3 के बाद रुक जाएगी। लेकिन अब आप सोचें कि बॉल जैसे उछल रही है, आप उसको हिट कर दे रहे हैं हाथ, फिर वो उछलती है, फिर हिट कर दे रहे हो हाथ से, फिर उछलती है, फिर हिट कर दे रहे हो हाथ से। तो आप जो बाहर हाथ से उसको बार-बार टैप कर रहे हो, बार-बार उस पे फोर्स लगा रहे हो, वो एक ड्राइविंग फोर्स है। तो जब किसी डैम्प्ड ऑसिलेटर के ऊपर कोई बाहर से ड्राइविंग फोर्स अप्लाई होता है और ड्राइविंग फोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या हुआ? डैम्प्ड ऑसिलेशन प्लस ड्राइविंग फोर्स ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। तो इस सबको, इस ड्राइविंग फोर्स विथ डैम्प्ड ऑसिलेशन के इस पूरे कलेक्टिव अरेंजमेंट को ही हम फोर्स्ड ऑसिलेशन ऑसिलेटर कहते हैं। यही आपको लिखना भी है। आपको क्या लिखना है कि व्हेन द डैम्प्ड ऑसिलेटर इज सेट अंडर एक्सटर्नल फोर्स ऑफ पीरियोडिक नेचर, मतलब डैम्प्ड ऑसिलेटर कब व्यवहार करता है? बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स से। एक्सटर्नल फोर्स भी पीरियोडिक नेचर का होना चाहिए, मतलब वो भी लगातार लगना हटना चाहिए। तो क्या होगा? द बॉडी ऑसिलेट्स विथ ओन नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड वेरी सून ऑसिलेशंस डाई आउट एंड द बॉडी स्टार्ट टू ऑसिलेट विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो जब आप अप्लाई करते हो फोर्स लगाना, तो क्या होता है? बॉडी तो पहले तो शुरू में अपने हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, लेकिन धीरे धीरे इस बाहरी फोर्स के प्रभाव में आकर के अब वो बाहरी फोर्स के हिसाब से अपना व्यवहार दिखाना शुरू कर देती है, अपना बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है। वही लिखिए, द बॉडी ऑसिलेट्स विथ ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वेरी सून ऑसिलेशंस डाई आउट एंड द बॉडी स्टार्ट टू ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड द पोस्ट ऑसिलेशन। देखो ऐसा है, जैसे मान लो डैम्प्ड ऑसिलेशन, मान लो तुम्हारी पढ़ाई है, तुम पढ़ रहे हो अपने हिसाब से, शुरू में बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करते हो, फिर धीरे-धीरे तुम्हारी एनर्जी इधर-उधर मन हटने लगता है, घ घूमने लगता है और जो पढ़ने की रफ्तार थी वो धीरे-धीरे स्लो होना शुरू हो जाती है। फिर आप क्या करते हो? बाहर से आपके पास कोई टीचर आ जाते हैं, वो भी आपको पढ़ाते हैं, जाते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं, तो आप अब एक ड्राइविंग फ़ोर्स महसूस कर रहे हो। अब जब कुछ समय क्या होता है, कुछ समय तक आप टीचर के रहने के बावजूद भी अपने हिसाब से ही पढ़ते हो। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब टेस्ट-वेस्ट होते हैं, थोड़ा-सा डाँटते-फटकारते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो फिर आप इस टीचर के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, द बॉडी ऑसिलेट्स विथ ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड वेरी सून ऑसिलेशंस डाई आउट एंड द बॉडी स्टार्ट टू ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो जब बॉडी बाहर से लगने वाले फोर्स के प्रभाव के हिसाब से ऑसिलेट करना शुरू कर देती है, तो ऐसे ऑसिलेशन को नाम देते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है? इनको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन का नाम देते हैं। दिस इज अ सिंपल आइडिया ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब आपके पास क्या होता है? आपके पास भाई यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार अल्टरनेट पूछते हैं, एक बार डैम्प्ड पूछते हैं, एक बार फोर्स पूछते हैं। फुल फ्लेज्ड इसका कैलकुलेशन आपको समझना है। तो आप देखें, पहले तो आपको फोर्स इक्वेशन लिखनी है। जैसे आपने डैम्प्ड के लिए लिखा था, तो आपको याद हो, पीछे भी हमने देखा है, डैम्प्ड में क्या होता है? एक तो F बराबर ma है, ये m है, ये d2/dx/dt², ये a होता है एक्सेलरेशन। वहाँ पर आपने देखा था एक ऑसिलेशन वाला फैक्टर होता है -kx और एक होता है डैम्पिंग वाला फैक्टर। तो ठीक है, इतना हिस्सा तो वही है जो डैम्प्ड ऑसिलेशन में होता है। इतने 3 टर्म जो होते हैं ये डैम्प्ड में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक टर्म और जोड़ देना है जो बाहर से लगने वाले फोर्स का टर्म है। अब एक खास बात देखो, आपका फोर्स है, आपका ये ऑसिलेशन वाला टर्म माइनस का है, ये डैम्पिंग वाला टर्म है, ये भी माइनस का है, लेकिन ये जो बाहर से लगने वाले फोर्स का टर्म है ये प्लस का है। क्योंकि इस बाहर से लगने वाले फोर्स का इंटेंशन क्या है? कि ऑसिलेशन बना रहे। मतलब जो एनर्जी लॉस हो रही है ऑसिलेटर की ऑसिलेशन करने के दौरान, वो उसके अंदर इनपुट करते रहो, मतलब भरते रहो। तो ये एक तरह से रिफिल वाला सिस्टम है। जैसे पेट्रोल है, आपके पास एक इंजन है जो कि लगातार चलने से पेट्रोल खत्म कर रहा है, लेकिन वहीं पर एक कुछ ऐसा है जो कि लगातार पेट्रोल भर भी रहा है। तो ये है जो एनर्जी को लॉस करने वाले फैक्टर है, ये है जो बाहर से एनर्जी सप्लाई हो रही है। तो इसीलिए हम इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसमें इतना हिस्सा है डैम्प्ड और इतना हिस्सा ये वाला है ड्राइविंग फोर्स का। जो आपको पहले डायग्राम दिखाया गया है उस हिसाब से इक्वेशन लिखी गई है। अब क्या करोगे? आप इसको लेफ्ट में ले जाओगे, इसको लेफ्ट में ले जाओगे, क्योंकि यहाँ d2/dx तो है नहीं, इसको राइट में छोड़ दोगे। आपने ऐसा ही किया, आप देखिए आपने ऐसा ही किया, आपने ये पहला टर्म देखा, फिर दूसरा टर्म देखा, फिर तीसरा टर्म देखा और इस टर्म को आपने राइट साइड में एज़ इट इज़ छोड़ दिया।
आपने मास से सबको डिवाइड किया तो b बाई एम हो गया, k बाई एम हो गया और यहाँ पर F0 अपॉन m हो गया। फिर आपको लिखना ज़रूरी है कि आप b बाई m को क्या मानते हो। b मतलब डैम्पिंग वाला फैक्टर अपॉन m, तो b बाई m को हम एक नया टर्म देते हैं 2r, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ये हमारी नोटेशन है। हमने 2r ही क्यों कहा? कई किताबें 2 बीटा कहती हैं, कई किताबें 2 अल्फा कहती हैं। नोटेशन चेंज होते हैं लेकिन आपको मतलब समझना है। तो b बाई m का मतलब क्या हो गया? 2r यानी कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ठीक है? उसके बाद k बाई m जो होता है, k बाई m है, ये जब आप एसएचएम करते हो तो वहाँ पर k बाई m नेचुरली ओमेगा स्क्वायर को हम मानते हैं, तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का टर्म है। मतलब k बाई m टर्म है जो बताता है कि कौन सा कारण है कि आपका ऑसिलेटर ऑसिलेशन करेगा। b बाई m बताते हैं वो कारण जिसकी वजह से ऑसिलेशन के ऊपर रुकावट आ रही है। यहाँ आपने F0 क्या है? F0 बाहर से लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है और P क्या है? बाहर से लगने वाले फोर्स का फ्रीक्वेंसी है। आपने F0 को m से डिवाइड कर दिया तो फोर्स पर यूनिट मास F0 अपॉन m हो गया स्मॉल f0, जिसे हम फोर्स पर यूनिट मास कहें। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का राइट साइड जीरो नहीं है। देखो राइट साइड में F0 साइन PT है, तो अगर ये जीरो होता तब तो आप कहते भाई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी आ गई है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, पर ये तो जीरो नहीं है। तो ये कैसी है? इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे देखो, इसका सॉल्यूशन मानने में बड़ी इंटेलिजेंस है। आपने इसका सॉल्यूशन माना, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? d2x बाई dt स्क्वायर में जो x होता है, इसी x की वैल्यू को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? x बराबर a साइन pt माइनस थीटा। आप कहोगे सर ये सॉल्यूशन आपने कैसे लिख दिया? तो जरा समझो इस बात को। ये इक्वेशन किसकी है? फोर्स्ड इक्वेशन की। तो मैंने आपसे क्या कहा? फोर्स्ड ऑसिलेटर वो होते हैं जिनमें जो ऑसिलेशंस होते हैं वो बाहर से लगने वाले फोर्स के हिसाब से अपने आप को तय कर लेते हैं। मतलब उसके ऑसिलेशन जो होते हैं वो ओमेगा के हिसाब से नहीं होते, बल्कि इस बाहर वाला जो फोर्स लगा रहे हो इसके हिसाब से होते हैं। यानी जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन में किसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा? इस साइन पीटी का। आप बाहर से लगने वाला फोर्स क्या है? साइन पीटी, इसी का इन्फ्लुएंस होना है, तो आपके सॉल्यूशन में साइन पीटी तो रहेगा। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है उसका फेज का क्या रोल होगा, तो हमने फेज के लिए कोई थीटा रख दिया। हमें इसका नहीं मालूम इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो हमने कोई एम्पलीट्यूड ए ले लिया। तो ए एम्पलीट्यूड भी हमारा है और थीटा फेज भी हमने माना है। लेकिन ये कि साइन पीटी रहेगा वहाँ पर, ये इस डेफिनेशन से आ रहा है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो बाहर से लगने वाले जो इफेक्ट है, बाहर से लगने वाले फोर्स है, उसी के नेचर को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हमने एक सोल्यूशन मान लिया फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ थीटा कांस्टेंट है, फेज टर्म है, ए जो है एम्पलीट्यूड टर्म। ठीक है, अब चूंकि आपने x को सोल्यूशन माना है, तो सोल्यूशन होने का मतलब क्या है? इसको जब उठा करके इस इक्वेशन के अंदर रखोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि जब आप x की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे जहाँ जहाँ x है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये मतलब होता है सेटिस्फाई होने का। तो अब आपने क्या किया? आपने यहाँ पर x की जगह पे रख दिया, आपने यहाँ भी x की जगह पे वैल्यू रख दी, आपने यहाँ भी x की जगह पे वैल्यू रख दी। लेकिन यहाँ पर साइन pt माइनस थीटा दिख रहा है और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ केवल साइन pt है। तो आप क्या करोगे? pt में थीटा को माइनस कर दो, थीटा को प्लस कर दो। ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है जो हम बहुत बार मैथमेटिक्स में करते हैं। कोई टर्म को जोड़ा, कोई टर्म को घटा दिया। अब आप जब इसको अप्लाई करोगे d2x बाई dt स्क्वायर, तो साइन pt पे जब अप्लाई करोगे तो एक बार साइन क्या हो जाएगा? कॉस pt माइनस थीटा p आ जाएगा। फिर से जब अप्लाई करोगे तो जाएगा माइनस साइन pt माइनस थीटा और पहले से p था, एक और p आ जाएगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो वही आपने लिखा माइनस a साइन pt माइनस थीटा p स्क्वायर। यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो जाएगा a कॉस pt माइनस थीटा p, तो आपने लिखा 2r, एक p आ गया, a कॉस pt माइनस थीटा यहाँ पर एज रह गया। यहाँ आपने देखा साइन a प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन, इस तरह से फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे एक खास बात देख रहे हो बच्चों, आपको राइट लेफ्ट साइड में अब आप देखो ए साइन पी टी माइनस थीटा है, यहाँ भी ए साइन पी टी माइनस थीटा है, तो इन दोनों को एक साथ रख लोगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का टर्म यहाँ आ जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी पे एक बार अपने हाथ से करके देखो, खुद थोड़ा सा एफर्ट लगा दो, कि थोड़ा सा रजिस्टेंस दिमाग में लगाओगे, आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, आपको याद रहेगा। ये घबराना नहीं कि भूल जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रयास करके दिमाग को लगाओगे कभी नहीं भूलोगे। तुम बस खाली समझने के हिसाब से उसको करो, याद करने के प्रेशर से ना करो, समझने के हिसाब से करोगे दिमाग अपने आप उसको। ठीक है, यहाँ 2rpa कॉस pt माइनस थीटा हो गया। अब आप देखें यहाँ लेफ्ट साइड में है f0 कॉस थीटा, f0 ये देखो f0 कॉस थीटा साइन pt माइनस थीटा, f0 साइन थीटा कॉस pt माइनस थीटा। अब आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। यहाँ a साइन pt माइनस थीटा का टर्म कौन है, या साइन pt माइनस थीटा का टर्म कौन है? तो यहाँ साइन pt माइनस थीटा का टर्म है f0 कॉस थीटा, तो आपने लिखा f0 कॉस थीटा और लेफ्ट साइड में क्या हो गया? a ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये देखो क्या कर रहे हो? साइन pt माइनस थीटा के टर्म को कंपेयर कर रहे हो, तो इनको मत लिखो, बस खाली इनके कोफिशिएंट को एक दूसरे के बराबर लिख दो।
ऐसे ही कॉस पीटी माइनस थीटा के टर्म यहाँ है, कॉस पीटी माइनस थीटा है, तो इनका जो कोएफ़िशिएंट है 2rpa एक तरफ लिख दो और f0 sin थीटा आपने एक तरफ लिख दिया। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गए। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये है कि आपने अपने सॉल्यूशन में जो आपने 2 अननोन माने थे, किसको अननोन माना था? एक तो a अननोन माना था, एक थीटा अननोन माना था। तो आपको इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 की मदद से a की वैल्यू निकालनी जो यहाँ दिख रही है और थीटा की वैल्यू निकालनी जो यहाँ दिख रही है और ये आपको क्वेश्चन भी होता है। a एम्पलीट्यूड है तो क्वेश्चन पूछते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए एम्पलीट्यूड निकालो और फोर्स ऑसिलेशन के लिए फेज या फेज डिफरेंस निकालो, एक ही चीज़ है। अब आप कैसे निकालोगे? देखो साइन यहाँ साइन कॉस का टर्म है, यहाँ साइन का टर्म है। क्या करो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो आपने दोनों को स्क्वायर किया देखो और ऐड कर दिया। तो जब ये राइट हैंड साइड स्क्वायर ऐड हुए, लेफ्ट हैंड साइड भी तो स्क्वायर ऐड होंगे। तो आपने इसको स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर तो आपने यहाँ लिख दिया। ये हो जाएगा 2 का 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर तो 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर। सिंपल। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को रह जाएंगे, एफ जीरो कॉमन हो जाएगा और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो वो इंटू 1 हो जाएगा तो एफ जीरो स्क्वायर आपका बाहर रह जाएगा। यहाँ पर आप ए कॉमन ले लो तो ए यहाँ से निकल जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये अब आप देखो, अब आप ए को ऐसे रखो, इस पूरी चीज़ को इधर भेज दोगे तो आपके पास एफ जीरो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर रह जाएगा और स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, कहीं आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ये आपका एम्पलीट्यूड का टर्म आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हम तो एम्पलीट्यूड तो निकाल चुके हैं, अब हमें फेज निकालना है। फेज निकालने के लिए क्या करोगे? वही क्वेश्चन नंबर 3-4 जो है उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 3 को डिवाइड कर दिया आपने। tan थीटा आ गया 2rp ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2rp ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गए। तो आपका फेज टर्म क्या हो जाएगा? ये फेज टर्म आपका थीटा यहाँ पर निकल गया। तो अब आप क्या करोगे? अब आप जो आपका सॉल्यूशन था x बराबर a sin pt माइनस थीटा तो a की जगह पे आपने ये टर्म रख दिया, ये आ गया। थीटा की जगह पे आपने ये टर्म रख दिया और इस तरह से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फोर्स्ड ऑसिलेशन का आ गया। अब यहाँ पर ये एक तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया जहाँ आपने थीटा भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन और आता है, इसी एनालिसिस से आप एम्पलीट्यूड रेजोनेंस के बारे में बताओ और वेलोसिटी रेजोनेंस के बारे में बताओ और दोनों का डिफरेंस भी बताओ। तो अगला हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस एंड वेलोसिटी रेजोनेंस एंड उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? ये चीज़ें हमको समझनी है। सबसे पहले हमें समझना है कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंस क्या होता है। वैसे रेजोनेंस के बारे में आपको आइडिया होगा। रेजोनेंस में क्या होता है? देखो जैसे समझो ऐसे एक आपका मान लें जो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, समय के साथ-साथ ये स्लो डाउन हो जाता है। बाहर से एक फ़ोर्स लगा रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी p है। उससे क्या होगा? ये लगातार अपनी ऑसिलेशन को मेंटेन रखेगा। अब यहाँ पर ये होता है कि जब कोई ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है, तो हम उसपे कितनी फ्रीक्वेंसी लगाएँ? मतलब देखो ऑसिलेटर की अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है जिससे वो ऑसिलेट कर रहा है? ओमेगा है। हम जो फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं p है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम कितना फ्रीक्वेंसी से लगाएँ, अप्लाई करें कि इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। मतलब ऑसिलेटर का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है वो हो जाए। तो वो फ्रीक्वेंसी निकालना ही असल में एम्पलीट्यूड रेजोनेंस की कंडीशन को निकालना होता है। तो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस मतलब होता है हमें वो फ्रीक्वेंसी ढूँढनी है जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो ऑसिलेटर है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मालूम होना चाहिए। ऑसिलेटर जब ऑसिलेट करता है तो अपनी मीन पोजीशन से चाहे दाएँ चाहे बाएँ जो मैक्सिमम मूव करता है मीन पोजीशन से दाएँ-बाएँ उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो हम कितनी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें बाहर से कि आपके ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। अगर हम यही सोचें कि ऐसा कितनी फ्रीक्वेंसी पे करें कि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए। जो ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी तो होती होगी जिस पे वो मूव करता है मीन पोजीशन से दाएँ-बाएँ मूव कर रहा है। तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना पड़ेगा वो हो जाता है वेलोसिटी रेजोनेंस। तो 2 रेजोनेंस आपको समझने हैं। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस में आपको सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखना है जो आपने इससे पहले निकाला है। F0 अंडर रूट ओमेगा इस माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर ये है हमारा एम्पलीट्यूड रेजोनेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप खास बात देखो कि आपका यहाँ पर आर का भी रूल आ रहा है। अगर ये पूरा फैक्टर अगर मिनिमम हो जाए तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। ये तो होता है ना, जैसे a अपॉन बी मान लो कहीं है और इसकी वैल्यू r है तो b जैसे जैसे कम होता जाएगा r वैसे वैसे बढ़ेगा। रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो अगर आप कह रहे हो कि हमें एक ऐसा रिलेशन निकालना है जहाँ हम बाहर से लगने वाली फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें कि कब जब a मैक्स हो जाए तो इसका मतलब है कि आप इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को मिनिमम सोचना चाह रहे हो। तो यहाँ पे यही लिखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट एट अ पर्टिकुलर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू p द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम।
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। खास वैल्यू पे ऐसा होता है। एंड द वैल्यू ऑफ पी स्मॉल पी एट विच दिस अकर इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस टू आर। ये वैल्यू कैलकुलेट करके आती है। ये कैलकुलेशन यहाँ पर बीच में है, लेकिन वो कैलकुलेशन मैं नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं आपको सीधे रिलेशन निकाल के दे रहा हूँ, आपको ये याद रखना है। तो जिस समय आपके बाहर से लगने वाले फोर्स की फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी, उस समय आपका ये जो पूरा वैल्यू है ए, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये हमने कैलकुलेट किया, इसके पीछे मैथमेटिक्स है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ए मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? एफ जीरो। आपने जहाँ पी स्क्वायर था वहां पर क्या रख दिया? पी स्क्वायर का मतलब ये रूट हट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रख दिया। ये आपका, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाएगा। तो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस में ए मैक्स की वैल्यू मिल गई। क्या है? एम्पलीट्यूड रेजोनेंस इज रिलेटेड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, but to study the maximum power transfer from driving force to oscillator, velocity resonance needed to study। तो हमने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी निकाली जिस फ्रीक्वेंसी पर फोर्स्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। तो ठीक है, लेकिन आपको तो ये भी, अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी फ्रीक्वेंसी बताएं जब हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स की एनर्जी इस ऑसिलेटर के अंदर, जैसे मान लो कि आपने कहा ये ऑसिलेटर है, बाहर से आप पी फ्रीक्वेंसी से बाहर अप्लाई कर रहे हो एनर्जी, आप चाहते हो एनर्जी का मैक्सिमम ट्रांसफर हो आपसे उस ऑसिलेटर के अंदर। तो उस एनर्जी के मैक्सिमम ट्रांसफर को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें वेलोसिटी रेजोनेंस समझना पड़ेगा। अब चूंकि नाम वेलोसिटी रेजोनेंस, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो आपने देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला ये निकाला था, x बराबर a साइन पी टी माइनस थीटा, जहाँ a की वैल्यू आपको मालूम है, थीटा की वैल्यू आपको मालूम है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मालूम है कि dx बाई डी टी क्या होता है? dx बाई डी टी होता है वेलोसिटी। तो आपने इसको t के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी आ गया। इधर डिफरेंशिएट करोगे तो साइन कॉस हो जाएगा, p आ जाएगा। यानी वेलोसिटी फॉर्मूला हो जाएगा p टाइम a कॉस पी टी माइनस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है। तो आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, ये पूरा वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड वाला टर्म है और ये वेलोसिटी का फेज का टर्म है। अब जो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड वाला टर्म है, इसको हम अलग से ले लेते। तो हमने वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड वाले टर्म को अलग से ले लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी कंडीशन यहाँ से निकालनी है कि जब v एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। जाहिर सी बात, वही लॉजिक काम करेगा। जब ये स्क्वायर रूट के अंदर का सारा टर्म मिनिमम हो जाएगा, उस समय वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ एक p बाहर है, तो इस p कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ से p कॉमन लोगे तो ये बाहर निकलेगा, p स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर स्क्वायर है। यहाँ एक p बचेगा, नीचे एक p आ जाएगा। तो आपने वही किया, पी स्क्वायर, और फिर पी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो इधर से एक पी स्क्वायर बाहर निकला, एक पी स्क्वायर यहाँ है, बाहर दोनों आएंगे तो एक पी हो जाएगा। ये पी इस पी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये टर्म बचेगा। अब आप कह रहे हो ये मिनिमम कब होगा? भाई देखो, आर तो हमेशा रहेगा। आर क्या है? डैम्पिंग फैक्टर, वो तो रहेगा ही। आपको रिलेशन निकालना है इससे। तो इस पूरे टर्म को मिनिमम समझने के लिए जब आप करोगे, इस पूरे टर्म का मिनिमम जब आप रखोगे तो जीरो करीब रखोगे, तो उस समय आपका रिलेशन आ जाएगा ओमेगा बराबर पी। यानी रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी अगर उस ऑब्जेक्ट के, उस ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा। तो यानी जैसे ही आप ओमेगा और पी को बराबर रखोगे, आपके वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपने इस रिलेशन में ओमेगा और पी को बराबर रखा, तो दोनों कैंसिल हो गए। और जैसे कैंसिल हुआ तो सिर्फ बचा 4r स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट बचेगा, ये 2r आ जाएगा। अगर हमने, चूंकि हमने पहले देखा है कि एफ जीरो अपॉन एम ही एफ नॉट है और बी अपॉन एम ही 2r है, तो आप 2r की जगह पर बी बाई एम रख दो, एफ नॉट की जगह पर एफ बाई एम रख दो, कैंसिल करोगे तो एफ जीरो अपॉन बी आ जाए। तो ये इस तरह से हमने ये पाया कि जब वेलोसिटी रेजोनेंस होता है तो उस समय नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, और जब एम्पलीट्यूड रेजोनेंस होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर अंडर रूट। यानी कि हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होती है। देखो, इसमें कुछ घटने के बाद पी आ रहा है, तो पी ओमेगा से कम होगा, लेकिन वेलोसिटी रेजोनेंस के लिए पी और ओमेगा सेम होगा। ये याद रखना, ये कंपल्सरी के लिए भी याद रखना, छोटे क्वेश्चन के लिए भी याद रखना। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होता है? एट दिस कंडीशन द मैक्सिमम पावर फ्रॉम ड्राइविंग फोर्स एजेंट इज ट्रांसफर टू द ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी रेजोनेंस के दौरान क्या होता है? मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होता है आपके, जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो उसमें, और जिस पे फोर्स लगा रहे हो उस ऑसिलेटर। आखिरी में क्वेश्चन छोटा सा बनता है कि डिफरेंस बताइए वेलोसिटी रेजोनेंस और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। पहले आपने इसको डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पर हमने देखा है कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंस क्या होता है? इट इज मैक्सिमम स्पेशियल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब ए मैक्स की वैल्यू आती है, उसको हम एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कहते हैं। वेलोसिटी रेजोनेंस में क्या होता है? मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या पावर ट्रांसफर को कैलकुलेट करते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी के बराबर होता है।
एम्पलीट्यूड रेजोनेंस डिक्रीज़ करता है जैसे कि डैम्पिंग बढ़ती है। आपको याद हो कि उसमें चूँकि ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर होता है, अगर ये टर्म बढ़ेगा तो पूरा टर्म घटेगा और उसके बाद ए मैक्स भी बढ़ेगा। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड कम होगा जैसे-जैसे डैम्पिंग का फैक्टर बढ़ेगा। वेलोसिटी में जो होता है वहाँ पर क्या होता है F0/b हो गया। तो यहाँ पर तो यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये डैम्पिंग का कोई इतना ज़्यादा यहाँ पर असर नहीं रहता है। ये फ़ॉर्मूला है ए मैक्स का और ये फ़ॉर्मूला है बी मैक्स। इस तरह से आपने एम्पलीट्यूड रेजोनेंस और वेलोसिटी रेजोनेंस के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। तो ये सेक्शन हमारा ऐसा है जहाँ हमने कोरिलेस फ़ोर्स को भी देखा, हमने आपके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन्स हैं उनको भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। जाते-जाते एक क्वेश्चन्स और आता है जो मैं आपको सामने यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि आप प्रूव करिए कि एसएचएम के लिए अगर आप वेलोसिटी एसएचएम के लिए अगर आप एक मिनट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ कि फॉर एसएचएम फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव दैट prove that the graph between prove that the graph between velocity and displacement is velocity and displacement is ellipse। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो अगर आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो एलिप्स के रूप में आपके सामने आएगा। ये आपको प्रूफ करना। तो इसका 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 सॉल्यूशन कैसे है? इसका प्रूविंग मैं आपको लिख दे रहा हूँ। आपको पहले लिखना है कि फॉर एसएचएम द डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फॉर एसएचएम द डिस्प्लेसमेंट इज़ आप लिखोगे x बराबर a sin ओमेगा टी। सिंपल फेज को हम 0 मान लें, तो सिंपल रखते हैं। तो एंड वेलोसिटी क्या होता है? अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है एसएचएम में, तो आप क्या करोगे? dx/dt कर दोगे। जैसे आप dx/dt करोगे, आपको v आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a, इधर आ जाएगा ओमेगा टी और ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा ओमेगा। यानी वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है डिस्प्लेसमेंट के लिए, आपके 2 है वेलोसिटी। अब हम यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को थोड़ा-सा रीअरेंज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप क्या करोगे? आप लिखोगे x/a, आपके पास आ जाएगा sin ओमेगा टी। देखिए, यहाँ पर sin ओमेगा टी है, आपने इसको इधर भेज दिया। ऐसे ही v बराबर v/a ओमेगा, ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। अब आप क्या करोगे? इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। ऑन स्क्वायर एंड एडिंग अबव इक्वेशन। एडिंग क्या एडिंग करोगे? अबव इक्वेशन। ये जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड दिस इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, सिंपल। अब आपको मालूम है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इसे लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है। अब आप यहाँ पर एक काम करें, अब आप यहाँ पर एक कंपैरिजन कर दें। अब आपको मालूम है कि फॉर इलिप्स के लिए क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 होता है। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन में क्या होता है, आपको ये मालूम होगा कि अगर ये एक्स एक्स ये वाई एक्सिस, तो मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है ए, एक्स अपॉन ए स्क्वायर है ना? तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है बी बराबर। अब अगर आप इन सबको मिलाते हुए एक कर्व ड्रॉ करोगे तो वो कर्व इलिप्स का है। तो इसी तरह से सिमिलरली आप देख सकते हो, सिमिलरली आप अगर एक इक्वेशन एक ग्राफ बनाओ जिसमें एक तरफ रखो एक्स, मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और एक तरफ आप रखो ये वी यानी कि वेलोसिटी, और यहाँ पर आप कट कर दो ए ओमेगा को, यहाँ कट कर दो एम्पलीट्यूड को, ऐसे नीचे यहाँ कट कर दो, ये लंबाई ए ओमेगा है, ये एम्पलीट्यूड ए है। और अब आप क्या करो, इन सबको कंप्लीट कर दो जैसे कि अभी हमने कंप्लीट किया था। अगर आप इस सबको कंप्लीट करोगे, में गड़बड़ हो रहा है तो, लेकिन आप समझ पा रहे होगे ये कैसा बन गया दिस इलिप्स। तो आप ये कहोगे, अभी आपको यहाँ पर ये लिखना होगा इस जगह पर, तो मान लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और आप यहाँ पे लिखोगे कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ 2 वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या देखा? हमने ये देखा, वी ऑब्जर्व दैट फॉर एसएचएम द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस velocity graph is the graph is
ये तो हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से प्यारो हम लोगों ने ये देख लिया क्या होता है एलिप्स का क्वेश्चंस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल सेक्शन मेरे ख्याल से। छोटे-छोटे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है डेफिनिशन के फॉर्म में, आप भी अपने पास लिख सकें। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पर्टिकुलर अगले सेक्शन में हम लेज़र की बात करेंगे, ऑप्टिक्स की बात, फिर हम क्वांट तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ऐसे ही और भी फ्यूचर फ्यूचर में वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप जाओगे। हैव अ नाइस डे।